एक 8 ध्रुव वाले द्विपथी मतलब ड्यूप्लेक्स लैप कुंडलन में डॉट डॉट समांतर पथ होंगे। देखिए जब आपका लैप वाइंडिंग आ जाएगा ना तो पोल पर निर्भर करता है। देखिए अगर सिंप्लेक्स लैंप वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स है, याद रख लीजिएगा सिंप्लेक्स है, ए बराबर पी हो जाएगा। यानी कि ए का मतलब होता है समांतर पथों की संख्या, पी का मतलब हो गया पोल। सिंप्लेक्स में ए बराबर पी हो जाता है, मतलब कि जो पोल का मान है, जितना पोल की संख्या उतना समांतर पथ की संख्या। ठीक है, अगर ड्यूप्लेक्स आ जा रहा है तो ए बराबर 2p, ट्रिप्लेक्स में ए बराबर 3p और क्वाड्रप्लेक्स में ए बराबर 4p हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि ड्यूप्लेक्स है 8 और दो, ये क्या हुआ द्वि, तो द्वि में क्या हुआ दो गुना होगा। ठीक है, तो 2p यानी कि कितना 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सिंप्लेक्स में a बराबर p और ड्यूप्लेक्स में a बराबर 2p, ट्रिप्लेक्स में a बराबर 3p और क्वाड्रप्लेक्स में a बराबर 4p। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन है कि लैप और तरंग कुंडलन के संदर्भ में बताए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि लैप कुंडलन में एक कुंडली का अंत सिरा संलग्न कुंडली के आरंभिक सिरे से जुड़ा होता है। देखिए तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है ना कि पैरेलल में जुड़ता है। पैरेलल में जुड़ता है तो जैसे ये दो वाइंडिंग हमारा हो गया ना, जैसे हमारा एक ये वाइंडिंग हो गया और एक ये वाइंडिंग हो गया। ठीक है, तो अगर हमें पैरेलल में जोड़ना है, समांतर में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे,
कि प्रारंभिक सिरा प्रारंभिक से और अंतिम सिरा अंतिम से जोड़ेंगे, ठीक है, तब ना ये पैरेलल में हुआ, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि लैप कुंडलन के एक कुंडली का अंत सिरा, मतलब कि एक ये वाइंडिंग का अंत सिरा जो है, लास्ट सिरा संलग्न कुंडली के आरंभिक से अगर दूसरे कुंडली के प्रारंभ से जोड़ दिया जा रहा है तो ये तो सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि तरंग कुंडलन में एक ध्रुव युग्म की कुंडली का अंत सिरा अगले ध्रुव युग्म की कुंडली के आरंभिक सिरे से जुड़ता है। तो कह रहा है ना कि ये जो पहला वाइंडिंग है इसका अंत सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले से जुड़ रहा है, ठीक है। तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि सीरीज में ही होता है, क्योंकि ये सीरीज में जुटा हुआ रहता है, वोल्टेज का मान अधिक रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर क्या है कि दो बी ऑप्शन है वो सही है और ए जो है वो गलत है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन में है ये सही सही तो नहीं है, ये गलत है, पहला गलत और दूसरा सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है कि मशीन कुंडली शब्दावली के संदर्भ में बताए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत, ठीक है, कि पश्च अंतराल हमेशा सम होता है। तो ये देखिए ये गलत होता है, ठीक है। अग्र अंतराल हमेशा विषम होता है, तो अग्र अंतराल विषम हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा कि पहला क्या है गलत है और दूसरा सही है, गलत और ये सही, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि कुंडली समूहों में प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या असमान होती है तो संबंधित कुंडलन को कहा जाता है। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि कला यानी कि प्रति फेज प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या क्या है, असमान है। तो जब असमान है तो वो असंतुलित कुंडलन यानी कि अनबैलेंस वाइंडिंग कहलाता है, ठीक है। प्रति फेज प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या क्या है, असमान है, तो वो कौन सा हो जाएगा, असंतुलित कुंडलन, अनबैलेंस वाइंडिंग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत कुंडल पक्षों की शुरुआत के बीच की दूरी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि दो क्रमागत ये वाइंडिंग है, दो क्रमागत क्या है ये वाइंडिंग है, ठीक है। तो दोनों का ये जो प्रारंभिक सिरा है इसके बीच की ये जो दूरी है ये क्या कहलाता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, रिजल्टेंट पिच कहलाता है, परिणामी अंतराल कहलाता है, ठीक है। कि दोनों वाइंडिंग का जो प्रारंभिक सिरा है इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, परिणामी अंतराल यानी कि रिजल्टेंट पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडलन वितरण का वह प्रकार जो सभी प्रखांचों का मतलब होता है स्लॉट, कि सभी स्लॉट को आच्छादित का मतलब होता है घेरना, ठीक है, क्या होता है घेरना, आच्छादित नहीं करता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। देखिए तो ऑप्शन है पूर्णतः वितरित कुंडलन, आंशिक रूप से वितरित कुंडलन, सघन कुंडलन या वितरित कुंडलन। तो देखिए जब आच्छादित नहीं कर रहा है, थोड़ा सा घेर रहा है, तो वो हमारा होता है आंशिक रूप से वितरित कुंडलन। यहाँ कह रहा है कि क्या है, स्लॉट को आच्छादित नहीं करता है पूर्ण रूप से, यानी कि सभी स्लॉट को क्या करता है, आच्छादित यानी कि घेरता नहीं है, तो वो आंशिक रूप से वितरित कुंडलन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रखांचों यानी कि स्लॉट में दो कुंडली एक ऊपर और एक नीचे होती है तो इस प्रकार के कुंडलन को कहा जाता है। देखिए कह रहा है ना कि जैसे ये स्लॉट है उसमें एक वाइंडिंग ऊपर है और एक वाइंडिंग नीचे है, तो ये कौन सा वाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। ऊपरी स्तर कुंडलन, निम्न स्तर कुंडलन, एकल स्तर कुंडलन या द्विपरत कुंडलन, एकल परत कुंडलन या द्विपरत कुंडलन। देखिए एक ऊपर और एक नीचे, एक ही स्लॉट में जब दो वाइंडिंग हो जाए, एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में क्या क्वाइल सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अचालक का प्रयोग किया जाता है दोनों क्वाइल के बीच में, तो ये जब दो क्वाइल हो गया तो ये द्विपरत कुंडलन कहलाता है। जब दो वाइंडिंग रहता है एक ऊपर और एक नीचे तो ये द्विपरत कुंडलन कहलाता है। अगर केवल एक है
तो वो एकल परत कुंडलन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द्विपरत कुंडलन की एक ऊपर वाइंडिंग है और एक नीचे वाइंडिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब कुंडली समूह में प्रति कला, यानी कि कला का मतलब होता है फेज, क्या होता है फेज, कि प्रति कला प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या समान होती है तो ऐसे कुंडलन को कहा जाता है। देखिए, जब प्रति फेज प्रति ध्रुव वाइंडिंग यानी कि कुंडली की संख्या अगर समान हो जाए तो वो जो वाइंडिंग होता है वो सम समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? सम समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सकेंद्र कुंडलन यानी कि कंसेंट्रिक वाइंडिंग के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग किया जाता है उसमें स्टेप फार्मर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद है कि कुंडलन के दौरान कुंडली भुजाओं को अंतः पटलित करने के लिए उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक बात है, सही है। कुंडली भुजाओं में अंतः पत्रण नहीं होता। अंतः पत्रण का मतलब होता है कॉइल सेपरेटर। अतः कुंडलन मशीन द्वारा की जा सकती है, कुंडलन मशीन द्वारा की जा सकती है जिससे तीव्र उत्पादन होता है। मशीन द्वारा अगर वाइंडिंग किया जाए तो क्या तीव्र उत्पादन मतलब जल्दी जल्दी होता है। सही बात है। इस प्रकार के कुंडलन में शीतलन के लिए अधिक स्थान मिलता है। ठीक बात है, सही बात है। इसमें एक ही हमारा ऑप्शन गलत है कि स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो ये हमारा तो सही होगा। ठीक है, और ये सभी सही है। इसमें गलत कथन बोल रहा है इसलिए हमारा ए सही होगा। ठीक है, गलत कथन हमारा कौन सा है? पहला गलत कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मशीन में कुंडलन चालक यानी कि वाइंडिंग कंडक्टर डॉट डॉट से बने होते हैं। देखिए, जो तुल्यकालिक का मतलब होता है सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन जो होता है उसमें जो वाइंडिंग का कंडक्टर होगा वो तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए लगभग अच्छे मशीन में तांबे का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मशीन का अच्छे से उपयोग करना है, अच्छा काम करे, तो हम जो वाइंडिंग कंडक्टर प्रयोग करेंगे वो कौन सा रहेगा? तांबे का बना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रति फेज कुंडलियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रति फेज कुंडली की संख्या अगर पूछा जाए तो कौन सा सूत्र होगा? कुंडलियों की संख्या बटा ध्रुव की संख्या, या कुंडलियों की कुल संख्या बटा फेज की संख्या, या फेज की संख्या बटा कुंडलियों की कुल संख्या, या फेज की संख्या बटा ध्रुवों की संख्या। तो देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या, प्रति फेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुंडली की संख्या यानी कि कुल कुंडली की संख्या, कुंडली का मतलब वाइंडिंग की संख्या। ठीक है, कुल वाइंडिंग की संख्या बटा में आपका हो जाएगा फेज की संख्या। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि कुंडलियों की कुल संख्या बटा फेज की संख्या। क्या हो गया? प्रति फेज कुंडलियों की संख्या निकालना है तो कुंडलियों की कुल संख्या बटा क्या हो जाएगा? फेज की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुंडलियों की कुल संख्या बटा फेज की संख्या। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सेकेंडरी कुंडलन की त्रुटि मानी जाती है? जो कंसेंट्रेटेड जो वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है उसमें मतलब त्रुटि का मतलब ईरर, गलती क्या होता है? ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है, कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग जो होता है उसमें गलती यही हो जाता है, मतलब त्रुटि यही होता है कि आपको कुशल श्रमिक की आवश्यकता होता है कि वो वाइंडिंग करने के लिए आपको एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये होगा कि प्रखांच यानी कि स्लॉट में कुंडल या क्वायल डालने के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी कुंडलन करने के लिए, सेकेंडरी प्रकार का वाइंडिंग करने के लिए त्रुटि क्या मानी जाती है कि इसको करने के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता आपको पड़ता है, यही दिक्कत होता है। ठीक है,
बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कुंडलन के लिए आसान क्योंकि क्वाइल का अति व्यापन नहीं होता है। ठीक है, अंतर संबंध बनाने में आसान होता है। शीतलन के लिए कुंडलन में अधिक स्थान मिलता है। ठीक है, तो ये सब सही हो जाता है। दिक्कत यही होता है कि कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि सम्मुख अंतराल का मतलब हो गया फ्रंट पिच, ठीक है, और पृष्ठ अंतराल मतलब बैक पिच, ठीक है, मतलब कि फ्रंट पिच जो है वो बैक पिच से क्या है, कम है, बैक पिच से कम है, तो परिवेष्टन यानी कि वाइंडिंग के प्रकार को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि फ्रंट पिच का जो मान है, ठीक है, वो बैक पिच से क्या है, कम है, बैक पिच से कम है। ठीक है, तो जब फ्रंट पिच का मान बैक पिच के मान से कम रहता है, ठीक है, तो इस प्रकार के वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, कि जब फ्रंट पिच का मान यानी कि जो वाई एफ है वो क्या है, छोटा है वाई बी से, ठीक है, कि जो वाई बी यानी कि बैक पिच है वो फ्रंट पिच से क्या है, बड़ा है, उस समय वो कौन सा वाइंडिंग कहलाता है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहलाता है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, और जब यही आपका वाई एफ यानी कि फ्रंट पिच जो है बैक पिच से बड़ा हो जाएगा, फ्रंट पिच बैक पिच से बड़ा हो जाएगा, तो वो हो जाता है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब फ्रंट पिच का मान जो है क्या, फ्रंट पिच का मान बैक पिच से क्या है, कम है। ठीक है, तो कम रहेगा तो प्रोग्रेसिव, अधिक रहेगा तो रिट्रोग्रेसिव। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा प्रगामी फेरा, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परिवेष्टन यानी कि वाइंडिंग के कुंडली पार्श्व जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाए गए हैं असमान है और इसमें ऊष्मीय विकिरण के लिए अधिक स्थान मिलता है। इस प्रकार के परिवेष्टन यानी कि वाइंडिंग को डॉट डॉट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसमें क्या है कि ये असमान है इसका भुजा। ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा विकिरण, ऊष्मीय विकिरण का मतलब होता है कि कूलिंग के लिए क्या होता है कि जो वाइंडिंग है इसको कूलिंग के लिए, ठंडा होने के लिए अधिक स्थान मिलता है। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है इसका नाम क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, ये वाइंडिंग जो है इसका नाम क्या है, हमें ये बताना है कि हीरा सदृश कुंडली यानी कि डायमंड शेप वाइंडिंग है, या तिरछा परिवेष्टन यानी कि ये तिरछा वाइंडिंग है, लच्छी परिवेष्टन, ठीक है, स्किन वाइंडिंग जो होता है वो है, या श्रृंखला सदृश, ये इसको हम एसक्यू कहते हैं, SKEW, एसक्यू वाइंडिंग या श्रृंखला सदृश परिवेष्टन हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, एसक्यू वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये हमने वाइंडिंग में बताया हुआ है। ठीक है, वाइंडिंग चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें बताए हैं, ये आपका एसक्यू वाइंडिंग हो जाता है। कौन सा वाइंडिंग है, एसक्यू वाइंडिंग है। ये एसक्यू वाइंडिंग को श्रृंखला सदृश परिवेष्टन कहा जाता है। ये आपका क्या है, श्रृंखला सदृश परिवेष्टन। ठीक है, इंग्लिश में इसे एसक्यू वाइंडिंग कहा जाता है, एसक्यू वाइंडिंग। ठीक है, देखिए डायमंड शेप वाला जो वाइंडिंग होता है ना, वो आपका डायमंड के जैसा हो जाता है आकार। ठीक है, कि ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, यहाँ बना देते हैं, ये ऐसे 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 और ऐसे, तो ये कौन सा शेप हो गया, ये डायमंड शेप हो जाता है। ठीक है, कौन सा शेप हो गया, ये डायमंड शेप हो जाता है। ठीक है, और ये एसक्यू वाइंडिंग हो गया। ठीक है, और स्किन वाइंडिंग जब जाइएगा, स्किन वाइंडिंग भी बताए हैं इसके पहले, किसी न किसी वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, स्किन वाइंडिंग में क्या होता है कि आपका जैसे कि ये जो स्लॉट हो गया, ठीक है, मान लीजिए इतना स्लॉट है, ये 4
ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे एक बड़ा सा पहले वाइंडिंग बनाया जाता है, एक बड़ा सा, और फिर उसको वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया जाता है कि ये जैसे ये एक वाइंडिंग हो जाता है, ठीक है, फिर इसी में से कुछ रहता है जो दूसरे में होता है। ठीक है, बड़ा सा वाइंडिंग बनाकर और इसको क्या किया जाता है कि स्लॉट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार का वाइंडिंग हो जाता है आपका, लच्छी प्रकार का वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग उसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा कौन सा है, श्रृंखला सदृश वाइंडिंग, एस क्यू वाइंडिंग है। कौन सा वाइंडिंग है, एस क्यू वाइंडिंग का ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकल स्तर परिवेष्टन यानी कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में कुंडलियों की आवश्यक संख्या होती है। देखिए जब सिंगल लेयर में आप जाइएगा, सिंगल लेयर जो वाइंडिंग होती है ना, उसमें खांचों की संख्या का आधा होता है कौन सा, आपका वाइंडिंग की संख्या। ठीक है, खांचों की संख्या की आधी हो जाती है आपको वाइंडिंग की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाइंडिंग के पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए वाइंडिंग का जो पिच फैक्टर होता है वो वाइंडिंग पिच और पोल पिच का औसत होता है। ठीक है, मतलब कि अनुपात होता है, औसत कह रहे हैं, औसत का मतलब होता है 2 से भाग दें। ठीक है, अनुपात होता है, अनुपात का मतलब होता है बटा होता है। ठीक है, तो पिच फैक्टर जो है वो वाइंडिंग पिच और पोल पिच का क्या होता है, अनुपात, अनुपात का मतलब बटा हो जाता है। ठीक है, कि पोल ये पिच फैक्टर बराबर, ठीक है, पिच फैक्टर बराबर हो जाता है वाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच होता है। ठीक है, पोल पिच होता है। याद रखिएगा कि पिच फैक्टर जो है वो वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवेष्टन यानी कि वाइंडिंग में यदि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों की युग्म की संख्या के बराबर हो तो इसे कहा जाता है। युग्म का मतलब हो जाता है जोड़ा। ठीक है, तो जो वाइंडिंग की संख्या है वो ध्रुव के जोड़ा की संख्या के बराबर है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अर्ध कुंडली कनेक्शन कहलाता है, हाफ क्वाइल कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, कि जब प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों के युग्म की संख्या यानी कि जोड़े के बराबर हो जाता है तो वो अर्ध कुंडली संयोजन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परिवेष्टन यानी कि वाइंडिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली रोधन सामग्री, रोधन का मतलब होता है इंसुलेशन मटेरियल। ठीक है, तापमान की एक विशेष सीमा का सामना करने की उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है कि अलग अलग क्या है, वाई ई ए बी ऐसे एफ एच तक ले इतना तक रखा गया है। ठीक है, तो वर्ग ई रोधन का अधिकतम सुरक्षित तापमान। ठीक है, तो देखिए वर्ग ई जो होता है सबसे पहले वाई हो जाता है, ए हो जाता है, उसके बाद ई होता है। ठीक है, तो वाई का जो हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, ए का हो जाता है 105 डिग्री और ई का हो जाता है 120 डिग्री। ठीक है, हमारा ई का पूछा जा रहा है, तो ई ग्रुप का जो भी इंसुलेशन होता है उसका जो अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर स्लॉट प्रति पोल की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, कि आर्मेचर स्लॉट जो है वो प्रति पोल की संख्या के बराबर किसके बराबर होता है। ठीक है, तो क्वाइल पिच, पोल पिच, क्वाइल थ्रू, क्वाइल स्पैन। ठीक है, देखिए आर्मेचर स्लॉट यानी कि जो स्लॉट है आर्मेचर का वो पोल की संख्या के, अगर पोल की संख्या से भाग दिया जाता है तो वो हो जाता है पोल पिच। ठीक है, क्या हो जाता है, पोल पिच, कि पोल पिच बराबर होता है आर्मेचर स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या। ठीक है, तो आर्मेचर स्लॉट जो है प्रति पोल कहने का मतलब ही हो जाता है बटा। ठीक है, तो आर्मेचर स्लॉट प्रति पोल की संख्या के बराबर होता है तो वो आपका हो जाएगा पोल पिच की संख्या के बराबर होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि यदि वेव कुंडलन यानी कि वेव वाइंडिंग में ध्रुव की संख्या 6 है तो समांतर पथों की संख्या डॉट डॉट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर केवल वेव वाइंडिंग कह रहा है, वेव मतलब हो जाता है तरंग, तरंग वाइंडिंग यहाँ पर केवल बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स कोई नहीं बोला जा रहा है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो उसको सिंप्लेक्स माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंप्लेक्स। तो जब सिंप्लेक्स अगर वेव वाइंडिंग है तो उसमें पोल से कोई मतलब नहीं रहता है। समानांतर पथ की संख्या कितना हो जाता है? 2। हमारा आंसर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक 4 ध्रुव द्विपरत दिष्ट धारा लैप कुंडली में 20 प्रखांच 20 स्लॉट है और प्रति परत एक चालक है तो दिक् परिवर्तक शल्काओं की संख्या ज्ञात करें। शल्काओं का मतलब होता है सेगमेंट, खंड। ठीक है, सेगमेंट यानी कि खंड, खंड का मतलब हो जाता है टुकड़ा, खंड। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि लैप कुंडली में 20 गो स्लॉट है। ठीक है, और प्रति परत एक ही चालक है। ठीक है, तो जब 20 स्लॉट है और एक ही चालक है तो सेगमेंट की संख्या भी 20 ही रहेगा। ठीक है, सेगमेंट की संख्या भी 20 रहेगा। अगला क्वेश्चन है हेमीट्रॉपिक वाइंडिंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए एक हेमीट्रॉपिक एक विशेष प्रकार का वाइंडिंग होता है। ठीक है, जो कभी कभी पूछ दिया जाता है हेमीट्रॉपिक। तो हेमीट्रॉपिक जो वाइंडिंग होता है ना, उसको जो एक अन्य नाम है वो हो जाता है अनबाइफरकेटेड वाइंडिंग। ठीक है, कि अनबाइफरकेटेड वाइंडिंग, अनबाइफरकेटेड वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, हैप्पीट्रॉपिक वाइंडिंग को अनबाइफरकेटेड वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, अनबाइफरकेटेड वाइंडिंग कहा जाता है, एक अन्य नाम है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का वाइंडिंग हो जाता है जिसका प्रयोग 3 फेज या सिंगल फेज एसी मशीन में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्मेचर कुंडलन में दो संलग्न ध्रुवों के मध्य दूरी को कहा जाता है। देखिए दो संलग्न ध्रुव, दो जो आसपास का जो पोल बनता है, ठीक है, उसके बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल पिच कहा जाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो संलग्न पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। ये आपका स्लॉट की संख्या के रूप में या चालक की संख्या के रूप में भी मतलब लिखा जाता है। ठीक है, या व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाइंडिंग प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है? वेज देखिए WEDGE, वेज, वेज का मतलब हो जाता है पच्ची। ठीक है, पच्ची जो हम लोग ये या जो पट्टी रहता है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। आपका कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है, इस प्रकार का रहता है वेज, जो किस पदार्थ का बना हुआ रहता है? तो ये बांस का बना होता है। किसका बना हुआ रहता है? बांस का बना हुआ रहता है। वेज, वेज जो होता है ना वो बांस का बनाया जाता है। ठीक है, पढ़ा चुके हैं हम कि वेज जो है वो बांस का बना हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग कहने का मतलब है एसी मशीन है। ठीक है, एसी मशीन में ही स्टार्टिंग और ये स्टार्टिंग और रन दो प्रकार का वाइंडिंग किया जाता है। सिंगल फेज जो एसी मशीन होता है उसमें एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो जब एसी मशीन की बात आती है जिसमें हमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का मतलब कि फॉल्ट मतलब कि ये दोष का जांच करना है, उसके लिए हम लोग इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। ये भी पढ़े हुए हैं हम लोग कि इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है एसी मशीन के लिए, और एक्सटर्नल ग्राउलर जिस पर आर्मेचर को रखा जाता है वो होता है एक्सटर्नल ग्राउलर, वो डीसी मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में इंटरनल ग्राउलर का उपयोग करके कौन सा परीक्षण किया जाता है? ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं
ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखिए इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग करके हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जांच करते हैं, लघु परिपथ की जांच किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्ध कुंडली संयोजन में 28 स्लॉट 14 पोल 14 कुंडली वाले छत पंखे के लिए स्लॉट दूरी की गणना करें। देखिए सिंगल फेज में स्लॉट दूरी की गणना जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? सिंगल फेज है, छत का पंखा है, तो वो 90 डिग्री होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुंडली वाइंडिंग का अंतराल गुणांक यानी कि पिच फैक्टर क्या होता है। देखिए किसी भी वाइंडिंग का पिच फैक्टर का जो सूत्र होता है, पिच फैक्टर का सूत्र पहले भी बताए हैं कि कुंडली पिच यानी कि वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच होता है। पिच फैक्टर बराबर क्या होता है? पिच फैक्टर बराबर होता है वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच होता है। सूत्र होता है ये, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि पिच फैक्टर बराबर होता है वाइंडिंग पिच यानी कि क्वाइल पिच बटा में पोल पिच। वाइंडिंग पिच कहिए, कुंडली पिच कहिए या क्वाइल पिच कहिए, सभी एक ही होता है। क्वाइल पिच, वाइंडिंग पिच या कुंडली पिच सभी एक ही है। ठीक है, तो क्वाइल पिच बटा पोल पिच क्या हो गया? पिच फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार है। ये फिगर आपको देखना है। ठीक, ये फिगर जो है एसी मोटर के किस प्रकार का वाइंडिंग है। ठीक है, कि सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग या डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग या जटिल क्वाइल वाइंडिंग यानी कि इनवॉल्यूट वाइंडिंग या हीरा कुंडल वाइंडिंग, डायमंड क्वाइल वाइंडिंग। ठीक है, ये फिगर जो है किस प्रकार के वाइंडिंग का है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हैं। ये जो फिगर है बास्केट वाइंडिंग है। कौन सा वाइंडिंग है? बास्केट वाइंडिंग यानी कि टोकरी वाइंडिंग है। बास्केट वाइंडिंग टोकरी वाइंडिंग है। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये सिंगल लेयर है या डबल लेयर है। ठीक है, तो सिंगल या डबल, देखिए सबसे पहले तो कौन सा वाइंडिंग है आकार देख के पता चल जाता है। ये टोकरी की तरह, टोकरी की जो बुनाई होती है वो है, तो बास्केट वाइंडिंग हो गया। ठीक है, अब इसमें ये देखना होता है सिंगल है कि डबल है। तो प्रत्येक स्लॉट में देखिए किसी भी स्लॉट में एक लेयर से ज्यादा वाइंडिंग नहीं है, मतलब 2 लेयर में वाइंडिंग नहीं है। जैसे कि यही वाइंडिंग है, ठीक है, ये जो वाइंडिंग है इसमें अगर इस साइड से भी एक ऐसे वाइंडिंग रहता, ठीक है, तो वो डबल लेयर हो जाता। मगर क्या है कि सभी में सिंगल ही है। ठीक है, तो ये कौन सा वाइंडिंग है? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। कौन सा है? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। ये जो फिगर दिया गया है ये कौन से वाइंडिंग का है? एसी मोटर स्टेटर का सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। कौन सा वाइंडिंग है? सिंगल लेयर। यही डबल में क्या होता है कि आपका एक इस दिशा में भी, मतलब एक ही स्लॉट में दो वाइंडिंग का भाग रहता है, 2 क्वाइल रहता है। ठीक है, तो वो डबल लेयर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। कि ये जो एक्स से मार्क किया हुआ है ये, इसे क्या कहते हैं? एक्स द्वारा चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो ये जो आप भाग देख रहे हैं ये क्या है? शाफ्ट है कि ब्रश है कि बैरिंग है कि स्लिप रिंग है? ठीक है, तो ये जो भाग दिखा जा रहा है ये 3 फेज का 3 गो, ये क्या है? स्लिप रिंग है। क्या है? स्लिप रिंग है। ये शाफ्ट हो जाता है और फिर बैरिंग रहेगा इसमें, और ये जो है क्या है? आर्मेचर है। ये आर्मेचर है, इसमें पतला पतला आर्मेचर स्लॉट है। आर्मेचर कोर है जो पतला पतला होता है, आर्मेचर कोर होता है जिससे मिलकर बना हुआ रहता है। और ये जो खांचा दिखाई दे रहा है ये आर्मेचर स्लॉट है। ठीक है, और ये आर्मेचर वाइंडिंग हो जाता है। इसमें जो तार डाला हुआ है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, एक्स द्वारा चिन्हित जो भाग है उसका क्या नाम है? स्लिप रिंग है। वो क्या है? स्लिप रिंग है। ठीक है, स्लिप रिंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एसी क्वाइल वाइंडिंग। कि इस एसी क्वाइल वाइंडिंग का क्या नाम है? तो ये जो फिगर दिखाया जा रहा है, ठीक है,
ये कौन सा वाइंडिंग है, ठीक है। हाफ क्वाइल वाइंडिंग है या फुल क्वाइल वाइंडिंग है या सिंगल लेयर वाइंडिंग है या डबल लेयर वाइंडिंग है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका वाइंडिंग का प्रकार है ना, ये होल क्वाइल वाइंडिंग है। कौन सा? होल क्वाइल वाइंडिंग, पूरे कुंडल वाइंडिंग है, ठीक है। ये जो फिगर दिया गया है ये कौन सा वाइंडिंग है? होल क्वाइल वाइंडिंग है। कौन सा वाइंडिंग है? होल क्वाइल वाइंडिंग, पूरे कुंडल वाइंडिंग है, होल क्वाइल वाइंडिंग, ठीक है।